हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। आई होप कि आपने प्रीवियस लेसन्स देखे हैं। हमने लास्ट लेसन में देखा था क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से कारक होते हैं जो रिएक्शन रेट को, रिएक्शन की दर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी हम एक देखेंगे, एक जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सांद्रता का क्या इफेक्ट होता है, अभी हम वो देखेंगे। तो जो कंसंट्रेशन, सांद्रता का जो इफेक्ट है जो रिएक्शन पे पड़ता है, वो सबसे पहले स्टडी किया था जो साइंटिस्ट थे आपके, उनका नाम था गोल्डबर्ग एंड वेग। ठीक है, और ईयर था आपका 1867। तो आप प्लीज़ इमेजिन करो कि हम इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था 1867 में। ठीक है, तो जो लॉ क्या होता है, हम बेसिकली लॉ क्या है आपका कि जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन की दर है, वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, अगर ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन है और ये जो है आपका दिस इज रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, अभी कारक है आपका, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इसकी जो सांद्रता होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो इस जो नियम को हम वो क्या बोलते हैं, अगर इस रिएक्शन में इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, ये कोएफिशिएंट है, मतलब ये कितने मोल ए के हैं, तो अगर यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आपका ए लग जाएगा। ठीक है, तो इस वाला जो नियम है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्रव अनुपाती क्रिया नियम, द्रव अनुपाती क्रिया नियम। तो इसके हिसाब से क्या है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, सांद्रता के। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ बी, और ये जो दे रहा है आपको प्रोडक्ट, और अगर आपको मैं इसका कहूँगा कि आप इसका जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लिख के बताएं, ठीक है, इसके लिए तो आप कैसे लिखोगे, रेट प्रोपोर्शन, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब जब इसका हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे रेट, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे के आ जाएगा। इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या हिंदी में कहा जाता है दर स्थिरांक। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमको अगर इसको डिफाइन करना हो कि दर स्थिरांक क्या होता है, तो अगर हम सांद्रता को, कंसंट्रेशन को क्या मान लेंगे, एक, इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन एक, एक का मतलब यहाँ पे 1 मोल पर लीटर। ठीक है, और बी की 1 मोल पर लीटर। तो अगर दोनों को 1 मान लेंगे तो आपको देखोगे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रेट, थोड़ा सा आप इसको देखोगे के, यहाँ पे रेट बराबर के, और यहाँ पे ए तो 1 हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका इधर, ठीक है, ये सब आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, रेट बराबर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसका यूज़ करके दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो दर स्थिरांक क्या होगा, दर स्थिरांक रेट के बराबर होगा, दर के बराबर होगा। कब होगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट होगी, यूनिट मतलब 1 मोल पर लीटर होगी। ठीक है, तो दर स्थिरांक आपके दर के बराबर होगा कब, जब सांद्रता 1 होगी, इकाई में होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम अब रेट कांस्टेंट की कुछ, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि
जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सामने दिखता है, अगर के ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा है। ठीक, हर रिएक्शन का के डिफरेंट होगा। ठीक है, जिसका के ज़्यादा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, हर रिएक्शन के लिए के डिफरेंट है। के कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना, के कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेट भी बढ़ जाएगा, सॉरी रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो के कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है हमारा टेम्परेचर पे के डिपेंड करता है। इसको तो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जब हम अरेनियस इक्वेशन देखेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये भी पढ़ लेंगे अभी, ये हमको पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा सा ये हमको देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, और ये है आपकी आणविकता, दिस इज अभिक्रिया की कोटि, और मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है आणविकता। तो अब ये हम देखेंगे दोनों। अब देखो, अब रिएक्शन को ध्यान से देखो कि अगर मान के चलो कि मैंने ऐसा एक ये रिएक्शन है, आपसे किसी ने कहा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लिखे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पे कोई नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप इधर सीधा सीधा देखो, इसको 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं, हटा देते हैं। अब देखो k की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अगर k बराबर 1 है तो ये रेट बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करो कि इस a को, अब ये तो रेट है, ठीक है, अब अगर आपने क्या करा, रेट को डबल कर दिया, रेट को डबल कर दिया, तो सॉरी अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जैसे कि हम ये तो इसको 1 मान लेते हैं, ए की कंसंट्रेशन जब ए की कंसंट्रेशन जब 1 मोल पर लीटर थी, ए की कंसंट्रेशन जब 1 मोल पर लीटर थी तो रेट कितना था? तो रेट भैया सिंपल, रेट बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर में ही है। अब आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी, चेंज कर दी, और इसको 4 गुना बढ़ा दिया, तो अब रेट कितना हो जाएगा? अब रेट कितना हो जाएगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा? रेट 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये तो कब हो रहा था? जब यहाँ पे पावर 1 थी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसी रिएक्शन में अगर मान के चलो कि ये इस तरह से रिएक्शन है, अब अगर रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? के ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो अब अगर ये बताओ के पहले की तरह अभी भी 1 ही है, तो यहाँ पे रेट, यहाँ पे के को 1 मान लिया और ये A2। तो अब हम सिर्फ 2 केस लेंगे। जब A बराबर 1 मोल पर लीटर है तो बताओ रेट कितना हुआ? तो रेट कितना हो जाएगा आपका? जब ये 1 है तो रेट, व्हेन A बराबर 1, रेट कितना हो जाएगा? 1 की पावर 2, 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा रेट 1। ठीक है, रेट हो गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे, जो A को बढ़ा देते हैं 4 गुना या 2 गुना कर देते हैं, 1 का डबल 2 मोल पर लीटर। अब आप देखो रेट कितना होगा, तो रेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। तो रेट जो हो गया है आपका
मतलब अब देखो यहाँ पे आपने किया कंसंट्रेशन को डबल और रेट को क्या हो गया, रेट बढ़ गया आपका 4 टाइम्स। और पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जब आप रेट को आप जैसे बढ़ा रहे थे वैसे ही कंसंट्रेशन को आप जैसे बढ़ा रहे थे रेट भी वैसे ही बढ़ रहा था। आपने क्या करा था, 4 गुना बढ़ाया तो 4 गुना बढ़ गया, अगर इसको 2 गुना बढ़ाया डबल किया तो भी डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट आपका 4 टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पावर होती है, ये जो पावर होती है, तो ये जो पावर है, ये जो घात है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या इसको हम ऐसा करते हैं, अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी या हिंदी में हम इसको बोलेंगे आणविकता। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे कि भाई ये रिएक्शन है आपकी A+B और ये दे रही है आपकी प्रोडक्ट, और यहाँ पे है 2A है और यहाँ पे B के आगे सिर्फ 1 ही है, तो 1 तो लगाते नहीं हम, तो यहाँ इसको ऐसे रख देते हैं। अब इसका आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती नियम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, रेट के A B, यहाँ पे लगाया 2, तो अब इसकी आणविकता क्या होगी, जो पावर्स का सम होगा, घातांकों का घात का योगफल होगा, वो आपको इसकी क्या हो जाएगी, वो आपका इसका जो है मॉलिक्यूलैरिटी या आणविकता हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे इसकी, अगर आपसे कोई पूछेगा, ये तो आपने लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, अब आपसे कोई पूछेगा कि इसकी ये मुझे आणविकता बताओ, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 + 0 कितनी हो गई, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप सपोज करो कि एक साइकिल की फैक्ट्री है। ठीक है, साइकिल में हम वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, तो आप इमेजिन करो कि एक तो आपका है साइकिल की जो व्हील है आपका, ठीक है, और एक आपके उसके पैडल हैं, एक उसका हॉर्न, साइकिल का हॉर्न है, ठीक है, और साइकिल का हैंडल है। ठीक, अब व्हील जो बनता है, व्हील बनाया व्हील है, लेकिन इसको फिट करने में 1 दिन लगता है, और हॉर्न को फिट करने में भी 1 दिन लगता है, हैंडल को फिट करने में 3 दिन लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, और जब पैडल को फिट करने में 2 दिन लगते हैं। ठीक है, पैडल को फिट करने में 2 दिन लग गए, तो आप मुझे बताओ जो पूरी साइकिल बनने में कितने दिन लगेंगे। तो ये साथ में काम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जो सबसे स्लो वाला हिस्सा है वो कौन सा है, सबसे स्लो वाला हिस्सा तो यही है। तो आप ये बोलोगे कि जो रेट ऑफ साइकिल फॉर्मेशन है, जो साइकिल के बनने की दर है, वो कितनी है, स्लोवेस्ट स्टेप। तो ऐसे जब होता है तो हम सबसे स्लो स्टेप देखते हैं। अब ये जो साइकिल बनना है, ठीक है, ये साइकिल बनना है, इसको आप एक रिएक्शन से कंपेयर कर लो। ठीक है, इसको आप एक रिएक्शन मान लो, और ये जितने भी आपके A B C, ये सब आपके जो व्हील, पैडल, हॉर्न, ठीक है, सीट, ये सब है, और ये मिलके आपको दे रहे हैं साइकिल। ठीक है ना, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप लिख दी, लेकिन क्या ये साइकिल एक स्टेप में बनी है, नहीं, ये साइकिल तो नंबर ऑफ स्टेप्स में बनी है। ठीक है, इसी तरह से ये C + B + A है, ये मैंने सिर्फ एक स्टेप में लिख दिया, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स में जो होती है रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में होती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और जो ऐसे नंबर ऑफ, ये सिंगल स्टेप,
क्या बोलते हैं हम इसको? सिंगल स्टेप। और ऐसे जो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जटिल जो अभिक्रिया होती है वो। और ये सिंपल रिएक्शन, साधारण रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो कि जब भी हम आणविकता लिखते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी लिखते हैं, तो जब हम मॉलिक्यूलैरिटी लिखते हैं ना, तो हम सिर्फ एक स्टेप को देखते हैं। हम सिर्फ एक स्टेप को देखते हैं। ठीक है, और जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, जैसे कि एक से ज़्यादा स्टेप में, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाली रिएक्शन, इसको ही वापस एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, तो इसकी आप अगर लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती नियम लिखोगे तो आप यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे और आणविकता कह दोगे सर 3 है, यही कहोगे। लेकिन अब अगर इसका मैं पूछूंगा कि भैया तुम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन की सारी स्टेप देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन में देखोगे, मान के चलो कि ये 2A था, तो ये पहली स्टेप तो इसकी ये थी, A + A मिलके कोई एक A एक्टिवेटेड बना रहे थे, फिर A एक्टिवेटेड मिलके B से मिला, और फिर इसने B से मिलके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, या फिर मान के चलो कि ये रिएक्शन यहाँ C भी होता, तो अब क्या होता? A एक्टिवेटेड से मिला, फिर ये B से मिला, और B से मिलके इसने क्या बनाया? B से मिलके इसने B एक्टिवेटेड बनाया, और B एक्टिवेटेड जो है वो C बनाया, और C मिला तो ये प्रोडक्ट बना। अब अगर इसमें सबसे जो स्लो स्टेप है वो ये वाली है। ठीक है, तो जब सबसे स्लो स्टेप ये वाली है, तो हम जो सबसे ज़्यादा जो सांद्रता का प्रभाव दिखेगा रिएक्शन पे, वो किसके कारण दिखेगा? C के कारण दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देख के बोल देंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है वो 3 है, तो वो गलत होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी या आणविकता निकालेंगे तो हम सिर्फ रिएक्शन को देख के बोल सकते हैं कि कितना है? 3 है। लेकिन जब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो हम इसको 3 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि हमेशा कैसे निकलती है? हमेशा प्रयोग करने पर निकलती है, एक्सपेरिमेंट करने पर निकलती है, बिना एक्सपेरिमेंट किए नहीं निकलती। ठीक है, तो अब मैंने आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, तो आपने सिंपल क्या लिख दिया? रेट के। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब मैंने इससे पूछा कि इसको देख के बता दो भाई, अभिक्रिया की कोटि बता दो, तो आप क्या बोलोगे? 2 और 1 3, खत्म। अब मैं बोलूँगा कि मैंने आपसे पूछा इसको देख के मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, इसको देख के मॉलिक्यूलैरिटी बता दो। ठीक है, हाँ, अभिक्रिया की कोटि नहीं, इसको देख के मॉलिक्यूलैरिटी या आणविकता बता दो, तो आप क्या बोलोगे? 2 + 1 3, ये कह दोगे आप। अब मैंने आपसे पूछा कि इसको ही देख के तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि भी बता दो। पहले तो आपने आणविकता या मॉलिक्यूलैरिटी बता दी, अब आप मुझे इसको देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता दो, तो आप बोलोगे कि सर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तो सिर्फ एक रिएक्शन के एक स्टेप को देख के आपने लिख दिया, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि किस की सांद्रता कितनी सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। मतलब यहाँ तो क्या होगा, B को आप डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, और अगर इसको आप डबल करोगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा। तो वास्तव में एक्सपेरिमेंट करने पर भी क्या ऐसा ही हो रहा है? तो आप उसको चेक करोगे, फिर चेक करने के बाद आप फिर से ऐसा एक नियम लिखोगे। तो ऐसे आप लिखोगे रेट के और A और ये B। तो पहले तो आपने ऐसे A और B लिखा था, 1 और 2 लिख दिया था, लेकिन अब जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो 1 है यहाँ पर भी 1 आए और ये जो 2 है यहाँ पर भी 2 आए, तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अब
एग्जाम्पल के तौर पे ये तो आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका, ये भी 2 आ गया, ठीक है, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, या फिर ये आपका 1 आ गया और ये भी आपका 1 आ गया। तो अब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई, और पहले कितने आई थी, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई थी, 3 आई थी। तो हमेशा ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है, प्रयोग से निकलती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है, और जो आणविकता होती है वो हम रिएक्शन देख के, सिंगल स्टेप रिएक्शन देख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने जो ये लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव अनुपाती क्रिया नियम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं दर नियम। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। जो एक्सपेरिमेंट से करोगे, सिंपल, बड़ा सिंपल यहाँ पे, तो जो एक्सपेरिमेंट से होगा वो हो गया आपका रेट लॉ, और जो आप सिंपल एक स्टेप से देख के लिख दोगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसमें जो ऊपर पावर होंगी, जो घात होंगी, उसका अगर जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, और इसमें करोगे तो मॉलिक्यूलैरिटी आएगा। अब मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा केस है जहाँ पे ये दोनों बराबर हों? बिल्कुल है। जब रिएक्शन कैसी हो, सिंगल स्टेप हो, सिर्फ एक ही स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। कोई आपसे पूछ लेगा पैडल बनने का, वो बता दो टाइम, तो आप पैडल बनना तो एक सिंगल स्टेप ही है। तब 99.9% केस में ये और ये सेम होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं। इसमें भी अलग हो सकता है, लेकिन अभी वो हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 99.9% केस में ये सेम होंगे, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे उस केस को, जब प्रेशर चेंज होता है, तो सरफेस केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब। तो जो सिंगल स्टेप में होगा उनमें सेम होगा, बाकी में अलग होगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम एक फैक्टर को लेके एक कारक पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन का किसने सबसे पहले अध्ययन किया था, तो मैंने आपको ये बताया कि 2 साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वेग। इन्होंने 1867 में रिसर्च करना शुरू किया और द्रव अनुपाती क्रिया नियम दिया, ये मैंने आपको बताया। फिर हमने सब देखा, एग्जाम्पल देखे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल देखे। फिर हमने ये देखा कि रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, एक होती है साधारण और एक होती है जटिल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिएक्शन। तो जो सिंपल रिएक्शन होती है तो उसमें तो इस जो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता और आपकी अभिक्रिया की कोटि बराबर ही होते हैं, लेकिन हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो जटिल रिएक्शन होती है उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आणविकता अलग होती है। ये तो सीधे रिएक्शन देख के, सिंगल स्टेप रिएक्शन देख के निकाला जा सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे नहीं निकाला जा सकता। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल बताया। तो अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, इस तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग कि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। ये सब हम देख के उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और आणविकता में जो डिफरेंस है वो क्या होते हैं। तो 4-5 पॉइंट वो देखेंगे। ये दोनों जब हमारे हो जाएंगे तो हम तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दर स्थिरांक का इकाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दर स्थिरांक सिर्फ फर्स्ट, ये ऑर्डर के लिए होगा, आणविकता के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। एक जो जिसमें गलती करते हैं आप, तो वो ध्यान रखना कि जब एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और सिर्फ रिएक्शन को देख के ऐसा नियम लिखते हैं, जब हम बताते हैं कि रेट का और सांद्रता का रिलेशन क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया नियम। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दर नियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको 2-3 बार रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, और आप खुद से नेक्स्ट लेसन जब तक आता है तो आप एक चार्ट बनाओ और देखो कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 2-2 एग्जाम्पल सबके लिखो, 0, फर्स्ट, सेकेंड, इसके एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।